इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ECDIS के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे कई लोग जहाज नेविगेशन का आप कह सकते हैं डिजिटल दिल मानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और आज की हमारी ये जो चर्चा है ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स पर आधारित है। इन्हें तैयार करने में AI से भी कुछ मदद ली गई है, ऐसा बताया गया है। हमारा मकसद है समझना कि भाई ये ECDIS है क्या चीज, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आज की शिपिंग इंडस्ट्री में मतलब समुद्री दुनिया में ये इतना जरूरी क्यों हो गया है। हाँ, क्योंकि ये पारंपरिक कागज वाले चार्ट्स का एक लीगल ऑल्टरनेटिव है ना? बिल्कुल। और इसने समुद्री सुरक्षा में तो जैसे क्रांति ही ला दी है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले एकदम आसान शब्दों में अगर समझें ये ECDIS आखिर है क्या। मतलब पहली नजर में तो एक कंप्यूटर स्क्रीन जैसा लगता है जिस पर नक्शे दिख रहे हैं। हाँ, दिखता तो वैसा ही है, पर ये सिर्फ एक डिजिटल नक्शा नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है असल में। अच्छा। ये एक पूरी आप कहिए नेविगेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशनल चार्ट्स जिन्हें हम ENCs कहते हैं वो तो दिखाता ही है। साथ में ये दूसरे उपकरणों से जैसे GPS है, रडार, जायरो, इको साउंडर, इन सब से रियल टाइम डेटा लेता है। अच्छा। और उसे चार्ट पर ही दिखाता है। ओह अच्छा, यानी सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, ये SOLS मतलब सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन उसके तहत कानूनी तौर पर मान्य है। अच्छा। हाँ, लेकिन शर्तें हैं। इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और एक प्रॉपर बैकअप सिस्टम भी होना जरूरी है। तो ये कागज से डिजिटल की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये बात तो है, लेकिन ये जानना भी दिलचस्प है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मतलब कागज वाले चार्ट्स तो सदियों से इस्तेमाल हो रहे थे, उनमें ऐसी क्या कमी आ गई थी। देखिए, कागजी चार्ट्स की अपनी सीमाएं थीं। सबसे बड़ी दिक्कत थी उन्हें अपडेट रखना। हर छोटे बड़े बदलाव को हाथ से चार्ट पर मार्क करना पड़ता था। हाँ वो तो है, काफी मेहनत का काम रहा होगा। बिल्कुल। और सिर्फ अपडेट ही नहीं, सोचिए कागज के चार्ट पर आप रडार की इमेज कैसे दिखाएंगे या जहाज की एकदम सटीक लाइव लोकेशन, ये सब करना बहुत मुश्किल था। सही बात है। यहीं से मतलब ECDS का आइडिया आया और इसी जरूरत को देखते हुए 1995 में IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने SOLAS के चैप्टर V में बदलाव करके इसे कुछ खास तरह के जहाजों के लिए अनिवार्य कर दिया। तो ये एक तरह से तकनीक का इस्तेमाल था सटीकता और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ इसे और भी कई तरह के कमर्शियल जहाजों पर लागू कर दिया गया। ये पूरी शिपिंग इंडस्ट्री के डिजिटलीकरण का एक अहम हिस्सा है। तो इसके फायदे तो फिर जाहिर है बहुत होंगे। सुरक्षा के लिहाज से क्या बड़े बदलाव है। सुरक्षा में तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसने ग्राउंडिंग मतलब जहाज का जमीन पर चढ़ जाना या टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में बहुत मदद की है। वो कैसे? क्योंकि जहाज की एकदम सटीक पोजीशन, उसकी स्पीड, उसका कोर्स, सब कुछ रियल टाइम में चार्ट पर दिखाता रहता है। और इससे भी बढ़कर ये ऑटोमेटिक अलार्म देता है। जैसे अगर जहाज किसी खतरनाक इलाके के पास जा रहा है या अपने तय रास्ते से भटक रहा है या पानी की गहराई कम हो रही है। अच्छा, ये तो वाकई कमाल है। मतलब ये सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, खतरे से आगाह भी करता है। हाँ बिल्कुल। इससे नेविगेशन बहुत ज्यादा सुरक्षित और प्रोएक्टिव हो गया है। और हाँ, इसने डेक ऑफिसर्स का काम भी आसान किया है। जटिल रूट प्लान करना, मॉनिटर करना, ये सब अब ज्यादा आसान है। तो ऑफिसर्स का वर्कलोड भी कम हुआ होगा कुछ हद तक। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इसके महत्व के दो और पहलू भी हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। वो क्या है? पहला तो है पर्यावरण संरक्षण। सोचें, अगर ग्राउंडिंग कम होगी तो तेल रिसाव जैसी आपदाओं का खतरा भी कम होगा। हाँ, ये तो बहुत अहम बात है। और दूसरा है नियमों का पालन। जैसा हमने कहा, SOLS के तहत ये ज्यादातर बड़े जहाजों के लिए अनिवार्य है, तो इसे इस्तेमाल करना कानूनी जरूरत भी है। तो ये सुरक्षा, एफिशिएंसी, पर्यावरण और कानून सबका एक कॉम्बिनेशन है। सही कहा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ECDS सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक नक्शा भर नहीं है। ये आज की शिपिंग में सुरक्षा, कुशलता और नियमों के पालन के लिए एक बहुत ही इंटीग्रेटेड सिस्टम बन गया है। हाँ बिल्कुल। इसने समुद्री यात्रा को वाकई सुरक्षित बनाया है और नेविगेशन को ज्यादा स्मार्ट। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, जब हम तकनीक पर इतने निर्भर हो जाते हैं तो कुछ नए सवाल भी उठते हैं। जी। और यही मैं आज की चर्चा को एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ना चाहूंगी। जरूर। या शायद कमजोरियां पैदा कर सकती है।
जैसे साइबर सुरक्षा के खतरे या मान लीजिए समुद्र के बीच में ही सिस्टम फेल हो जाए। क्या ये चिंताएं उतनी ही बड़ी हो सकती हैं जितनी पहले कभी कागजी चार्ट के साथ नहीं थी? इस पर सोचना जरूरी है ना? नमस्कार, आज हम समुद्री नेविगेशन की एक बेहद अहम तकनीक पर बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले और सूचना प्रणाली यानी ECDIs। हाँ, ECDIs। हमारे पास ECDIs भाग, नियंत्रण और प्रभावी उपयोग दस्तावेज से कुछ खास जानकारी है। इसमें इसके पार्ट्स, कंट्रोल, सही इस्तेमाल, अलार्म्स और चेकलिस्ट्स, इन सब पर बात की गई है। तो कोशिश ये रहेगी कि इस थोड़े जटिल सिस्टम को आसान भाषा में समझें, देखें कि ये काम कैसे करता है और समंदर में जहाज चलाने में ये इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ECDI सिस्टम मतलब ये है क्या, किन चीजों से बनता है? ये सिर्फ एक स्क्रीन तो नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक तो बढ़िया हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले स्क्रीन होती है। हाँ। फिर एक प्रोसेसिंग यूनिट जो इसका दिमाग है कह सकते हैं, एक कंप्यूटर। ओके। और जानकारी डालने के लिए कीबोर्ड होता है या ट्रैक बॉल, माउस जैसा। अच्छा, लेकिन आपने कहा कॉम्बिनेशन है, और क्या है इसमें? हाँ, सबसे खास चीज है इसका डेटा इंटरफेस। डेटा इंटरफेस ये क्या करता है? मतलब ये दूसरे सिस्टम से भी जुड़ता है? हाँ बिल्कुल, यही तो इसकी असली ताकत है। ये इंटरफेस इसे दूसरे नेविगेशनल इक्विपमेंट से जोड़ता है। जैसे GPS से जहाज की बिल्कुल सटीक लोकेशन पता चलती है। रेडार से आसपास कोई जहाज है या कोई रुकावट वो दिखता है। AIS सिस्टम होता है, उससे दूसरे जहाजों की पहचान और उनकी डिटेल्स मिलती हैं। अच्छा, AIS। और एको साउंडर से पानी कितना गहरा है ये पता चलता है। तो ये सारा डेटा मतलब लाइव डेटा लगातार सिस्टम में आता रहता है। समझ गई। तो ये सिर्फ नक्शा दिखाने वाली स्क्रीन नहीं है, ये तो एक तरह का इंटेलिजेंट हब है जो बहुत सारी जानकारी एक जगह दिखाता है। बिल्कुल सही। और कंट्रोल के लिए भी इसमें खास बटन्स होते हैं, जैसे जूम करने के लिए, मेन्यू के लिए, रूट प्लानिंग के लिए। ट्रैक बॉल होता है और आजकल तो कई में टच स्क्रीन भी आती है। और सेटिंग्स जैसे स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह। हाँ, वो सब एडजस्ट हो जाता है। दिन के लिए अलग कलर स्कीम, रात के लिए अलग। और एक बहुत जरूरी सेटिंग है सेफ्टी कॉन्टूर, मतलब कितनी गहराई जहाज के लिए सेफ है वो सेट कर सकते हैं। ये तो काफी डिटेल्ड है, लेकिन सिर्फ सिस्टम होना ही काफी नहीं है ना? इसका सही इस्तेमाल, प्रभावी उपयोग कैसे पक्का करें, ये दिलचस्प लगता है मुझे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। प्रभावी उपयोग के लिए सिर्फ स्क्रीन को देखना काफी नहीं है। इसमें यूजर की मतलब ऑफिसर की एक्टिव भागीदारी बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत तो यात्रा से पहले ही हो जाती है। सबसे पहले तो ये पक्का करना होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स ENCs इस्तेमाल हो रहे हैं वो एकदम लेटेस्ट हों, अपडेटेड हों। हाँ, अपडेट्स तो जरूरी होंगे। और सारे सेंसर्स जैसे GPS, रेडार, एको साउंडर ये सब ठीक से काम कर रहे हों। ये प्री वॉयड चेक का हिस्सा है। और रूट प्लानिंग का क्या? सुना है वो भी काफी डिटेल्ड होती है इसमें। हाँ, बहुत डिटेल्ड। इसमें सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं डालते, पूरे रास्ते के खास मोड़ जिन्हें वे पॉइंट्स कहते हैं वो मार्क किए जाते हैं। कहाँ मुड़ना है, टर्निंग पॉइंट्स, कौन से एरिया खतरनाक हैं या जहाँ जाना मना है, नो गो एरियाज, और जहाज के ड्राफ्ट के हिसाब से कम कितनी पानी की गहराई सुरक्षित है, सेफ्टी डेप्थ, ये सब बहुत ध्यान से प्लान करना पड़ता है। बाप रे, ये तो काफी काम है। लेकिन यही तैयारी सफर को सुरक्षित और एफिशिएंट बनाती है। ठीक है, मान लिया तैयारी हो गई, अब जहाज चल रहा है, तब EDCIS का सही इस्तेमाल कैसे होता है? हाँ, तो यात्रा के दौरान भी कई चीजें हैं। एक तो है रडार इमेज को चार्ट पर ओवरले करना, मतलब रडार की तस्वीर को इलेक्ट्रॉनिक चार्ट के ऊपर देखना। अच्छा, उससे क्या फायदा? उससे आप चार्ट पर दिखने वाली चीजों को, जैसे कोई जमीन का टुकड़ा या कोई बोया, रडार पर भी कंफर्म कर सकते हैं। और रडार पर दिखने वाली कोई अनजान चीज, जैसे कोई छोटा जहाज जो AIS पर ना हो, वो भी चार्ट के संदर्भ में दिख जाती है। समझ गई। और AIS डेटा? AIS डेटा से दूसरे जहाजों की पूरी जानकारी मिलती रहती है, उनका नाम, स्पीड, दिशा। इससे ट्रैफिक सिचुएशन समझने में और टकराव से बचने में बहुत मदद मिलती है। ये तो है। और क्या ध्यान रखना होता है? लगातार सिस्टम को मॉनिटर करना। खासकर एक चीज होती है XTE, क्रॉस ट्रैक एरर। क्रॉस ट्रैक एरर? हाँ, मतलब जहाज अपने तय किए हुए रास्ते से कितना दाएं या बाएं हट गया है, इस पर नजर रखनी होती है। ओके। फिर एक बहुत बढ़िया फीचर है चार्ट क्वेरी। आप चार्ट पर किसी भी चीज पर, मान लीजिए कोई लाइट हाउस है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत सुविधाजनक है ना? और एक और जरूरी बात, पोजीशन वेरिफिकेशन। पोजीशन वेरिफिकेशन मतलब GPS तो पोजीशन बता ही रहा है।
हाँ, जीपीएस बता रहा है, लेकिन सिर्फ उस पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी सिग्नल में गड़बड़ी हो सकती है, तो समय समय पर दूसरे तरीकों से भी जहाज की पोजीशन कंफर्म करनी चाहिए। जैसे रडार से दूरी मापकर या किनारे की किसी चीज का विजुअल बेयरिंग लेकर। अच्छा, डबल चेक करना जरूरी है। बिल्कुल। और जरूरत के हिसाब से चार्ट का स्केल बदलना। जैसे पोर्ट के पास आ रहे हैं तो जूम इन करके ज्यादा डिटेल में देखना, और खुले समंदर में है तो जूम आउट करके बड़ा एरिया देखना। ये सब तो हो गया इस्तेमाल। अब आते हैं सुरक्षा पर। गलतियां तो हो सकती हैं या कोई खतरा आ सकता है। क्या ये सिस्टम हमें पहले से चेतावनी देता है? हाँ बिल्कुल, और ये ECDIS की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। ये प्रोएक्टिव सेफ्टी देता है। इसमें कई तरह के अलार्म्स होते हैं जो हमें खतरों से आगाह करते हैं। जैसे कि? जैसे एक है डेविएशन अलार्म। अगर जहाज अपने तय रास्ते से एक लिमिट से ज्यादा भटक जाए तो ये अलार्म बजेगा। फिर है सेफ्टी डेप्थ अलार्म। अगर जहाज किसी ऐसे इलाके में जा रहा है जहां पानी की गहराई हमने जो सुरक्षित सीमा तय की है उससे कम है, तो ये वार्निंग देगा। अच्छा, ये तो बहुत काम का है। पहले तो ये सब मैनुअली देखना पड़ता होगा। हाँ, पहले बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था। अब सिस्टम खुद ही आगाह कर देता है। और दूसरे जहाजों से टक्कर के खतरे के बारे में भी बताता है? हाँ, उसके लिए CPTPA अलार्म होता है। ये AIS डेटा का इस्तेमाल करता है। CPA मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच, यानी कोई दूसरा जहाज आपके सबसे करीब कितनी दूरी तक आएगा। और TPA मतलब टाइम टू क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच, यानी कितने समय में वो उस करीबी बिंदु तक पहुंचेगा। ओके। अगर ये दूरी या समय खतरनाक रूप से कम हो तो सिस्टम अलार्म बजाकर अलर्ट कर देता है। ये तो बहुत जरूरी फीचर है। बहुत जरूरी। इसके अलावा अगर जहाज किसी नो गो एरिया में घुसने वाला हो तो अलार्म बजता है। अगर लंगर डाला हुआ है और जहाज अपनी जगह से खिसकने लगे, एंकर वॉच अलार्म, तो भी अलार्म बजता है। और सिस्टम में ही कोई गड़बड़ी हो जाए तो? हाँ, उसके लिए भी सिस्टम अलार्म्स होते हैं। जैसे जीपीएस का सिग्नल चला गया या कोई सेंसर फेल हो गया तो भी सिस्टम बता देगा कि कुछ गड़बड़ है। वाह, इतने सारे फीचर्स, अलार्म्स। लगता है इसकी देखभाल और रेगुलर चेकिंग भी बहुत जरूरी होगी ताकि ये हमेशा ठीक से काम करे। आपने बिल्कुल सही समझा। नियमित जांच तो अनिवार्य है, और ये ऐसे नहीं होती। इनके लिए बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO की गाइडलाइंस हैं, और हर शिपिंग कंपनी का अपना सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें ये चेकलिस्ट शामिल होती हैं। रोजाना क्या चेक करते हैं? रोज की जांच में फटाफट सेंसर का डेटा देख लिया, सिस्टम के बेसिक फंक्शंस चेक कर लिए, पोजीशन ठीक आ रही है या नहीं ये देख लिया। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। और हफ्ते में या महीने में? साप्ताहिक जांच में रोज वाली चीजों के साथ साथ चार्ट अपडेट्स चेक करना, बैकअप सिस्टम ठीक है या नहीं, और सारे अलार्म्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये टेस्ट करना होता है। और महीने वाली जांच और भी डिटेल होती है। उसमें चार्ट्स में जो करेक्शंस आई हैं उनको ध्यान से वेरीफाई करना, सिस्टम के हार्डवेयर को चेक करना और जरूरी डेटा का बैकअप लेना, ये सब शामिल होता है। और यात्रा से पहले? हाँ, हर यात्रा से पहले एक खास जांच होती है जो रूट प्लानिंग और रास्ते के रिस्क असेसमेंट पर फोकस करती है। और यात्रा के दौरान तो खैर लगातार निगरानी रखनी ही पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये ECDIS सिर्फ एक फैंसी डिजिटल नक्शा नहीं है। ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पावरफुल नेविगेशनल असिस्टेंट है। ये जानकारी जमा करता है, उसे समझने में मदद करता है, और सबसे जरूरी, समय पर खतरे की घंटी बजाता है। हाँ, लेकिन इसका पूरा फायदा तभी उठाया जा सकता है जब इसे इस्तेमाल करने वाले ऑफिसर के पास सही ट्रेनिंग, अनुभव और हर पल की सतर्कता हो। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार करने लायक सवाल भी खड़ा होता है। जैसे जैसे हम ECDIS जैसी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, हाँ, तो क्या हम अनजाने में अपनी जो पारंपरिक नेविगेशन स्किल्स हैं, जैसे कागज के चार्ट पर काम करना या सितारों से दिशा समझना, उन्हें कहीं कमजोर तो नहीं कर रहे? ये तो सोचने वाली बात है। तकनीक और इंसान के अपने कौशल के बीच ये जो संतुलन है, इसे कैसे बनाए रखा जाए, ये आज समुद्री दुनिया के सामने एक अहम मुद्दा है जिस पर विचार करना जरूरी है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी समुद्री त्रासदी पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को सच में हिला दिया था। कोस्टा कनकोर्डिया। जनवरी 2012 में इटली के तट पर हुआ यह हादसा सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। हमारे पास जो समुद्री जांच रिपोर्ट और सुरक्षा विश्लेषण हैं, वो बताते हैं कि कैसे आधुनिक नेविगेशन तकनीक, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम ECDIS कहते हैं, उसके इस्तेमाल में गंभीर चूकें हुई हैं। आज हम इसी मामले को जरा करीब से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इससे समुद्री सुरक्षा
और तकनीक के सही इस्तेमाल के बारे में क्या अहम सबक मिलते हैं। तो कहानी शुरू होती है कोस्टा कॉन्कोर्डिया से, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े क्रूज जहाज़ों में से एक था। ये जहाज़ इटली के गिग्लियो द्वीप के तट के बहुत ज्यादा करीब चला गया, क्योंकि वो एक अनियोजित सैल्यूट मैनूवर कर रहा था। मतलब किनारे के पास जाकर सलामी देने का एक गैर आधिकारिक और बहुत ही खतरनाक तरीका। और बस चट्टानों से जा टकराया। नतीजा बहुत भयानक। जहाज खतरनाक ढंग से एक तरफ झुक गया, पानी भरने लगा और इस हादसे में 32 लोगों की जान चली गई। बहुत दुखद। परतें खुली तो ये सामने आया कि ECDIS सिस्टम, जिसे नेविगेशन को और सुरक्षित बनाने के लिए ही जहाज पर लगाया गया था, उसके इस्तेमाल में कई कह सकते हैं चौंकाने वाली खामियां थीं। दिलचस्प बात यह है कि तकनीक तो थी वहां पर उसका सही इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। ये सिर्फ कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि इसमें मानवीय लापरवाही और जो प्रक्रियाएं होती हैं उनकी अनदेखी का एक खतरनाक मिश्रण था। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब एक इतना आधुनिक सिस्टम होते हुए भी ऐसा हो गया। तो वो कौन सी खास खामियां थीं जिन पर जांच का फोकस रहा? क्या आप थोड़ा विस्तार से बताएंगी? हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी चूक थी ECDS चार्ट्स का अपडेटेड न होना। उन चार्ट्स में उस इलाके की पानी के नीचे की चट्टानों से जुड़े जो जरूरी अपडेट्स थे वो शामिल ही नहीं किए गए थे। मतलब जहां जहाज टकराया वो खतरा नक्शे पर था ही नहीं पुराने नक्शे के हिसाब से। यहीं से पहला और सबसे जरूरी सबक निकल कर आता है। चार्ट्स हमेशा बिना किसी शक के अपडेटेड रखने चाहिए। ये तो ECDS सुरक्षा की नींव है। अच्छा, तो जहाज एक तरह से अंधेरे में चल रहा था पुराने नक्शों के भरोसे पर। ये तो बहुत ही बेसिक सुरक्षा से खिलवाड़ लगता है। और क्या सामने आया? बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी बड़ी खामी थी सेफ्टी सेटिंग्स और अलार्म्स को लेकर। जहाज पर जो सेफ्टी डेप्थ और एंटी ग्राउंडिंग अलार्म होते हैं वो या तो सही तरीके से सेट नहीं किए गए थे, या फिर जब वे बजे तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। ये बहुत ही गंभीर बात है। ओह, अलार्म बज रहे थे और उन्हें अनदेखा किया गया। हाँ, इसका सबक सीधा है। नेविगेशन से जुड़े हर अलार्म को गंभीरता से लेना चाहिए, उन्हें ठीक से कॉन्फ़िगर करना होता है और उन्हें कभी भी अनदेखा या बंद नहीं करना चाहिए। वो आपकी सुरक्षा के लिए ही तो है। ये पहलू तो सच में चौंकाने वाला है कि चेतावनियां थीं पर उन पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम पर शायद कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया गया और जो इंसानी सूझबूझ है उसे किनारे रख दिया गया। हाँ, और इसी से जुड़ा है तीसरा बड़ा मुद्दा। कप्तान ने जो तय रास्ता था, सुरक्षित रास्ता, उससे हटकर एक अनअधिकृत विचलन का आदेश दिया। वो ही खतरनाक सल्यूट मनूवर जो जहाज को सीधे खतरे की तरफ ले गया। और इस खतरनाक रास्ते पर जाते हुए ECDIS पर जहाज की स्थिति की ठीक से मॉनिटरिंग भी नहीं की जा रही थी। जो ब्रिज टीम थी, खासकर कप्तान, वो ECDIS डिस्प्ले पर जहाज की असल स्थिति क्या है, आसपास क्या खतरे हैं, इसको लेकर पूरी तरह से लापरवाह थे। वो इस सिस्टम को एक सक्रिय मतलब एक्टिव नेविगेशन टूल की तरह इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, बस उसे एक पैसिव डिस्प्ले, एक नक्शे की तरह देख रहे थे। ये दिलचस्प है। ये चीज कई दूसरी तकनीकों के साथ भी होती है ना। हम उसे बस बैकग्राउंड में चलने देते हैं बजाय एक्टिवली उससे जुड़ने के। क्या रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि उन्होंने इसे पैसिव डिस्प्ले की तरह क्यों इस्तेमाल किया? कोई खास वजह? देखिए, जांच रिपोर्ट इशारा करती है कि ब्रिज टीम के प्रशिक्षण में कमी थी, और उससे भी बड़ी बात, जहाज पर एक अनुशासनहीन सुरक्षा संस्कृति पनप चुकी थी। मतलब जहां नियमों और प्रक्रियाओं को अनदेखा करना एक आम बात सी हो गई थी, चलता है वाला एटीट्यूड। यहीं से चौथा और पांचवा सबक मिलता है हमें। पहला, रूट प्लानिंग बहुत अनुशासित होनी चाहिए और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। अगर कोई विचलन मतलब डेविएशन करना भी पड़े तो उसकी बहुत सावधानीपूर्वक निगरानी जरूरी है। और दूसरा, ECDIS का सक्रिय उपयोग करें। लगातार जहाज की स्थिति, पानी की गहराई, आसपास के खतरे, इन सब पर नजर रखें। यह सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला नक्शा नहीं है, ये एक डायनामिक टूल है। तो हमने देखा कि कैसे चार्ट्स, अलार्म, रूट प्लानिंग, निगरानी और सबसे बढ़कर काम करने का तरीका, मतलब हर स्तर पर चूक हुई। और इन गंभीर गलतियों का नतीजा हम जानते हैं। 32 लोगों की दुखद मौत, जहाज का इतना बड़ा नुकसान, पर्यावरण को क्षति और फिर कानूनी कार्रवाई भी हुई। बिल्कुल। और इन सब से जो सबक निकलते हैं वे सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। एक मजबूत,
सुरक्षा प्रथम संस्कृति मतलब सेफ्टी फर्स्ट कल्चर ये अनिवार्य है, जहां सभी अधिकारियों का उचित प्रशिक्षण हो और प्रक्रियाओं का सम्मान किया जाए। ये भी समझना जरूरी है कि ECDIS की अपनी सीमाएं हैं, वो सब कुछ नहीं कर सकता। हमेशा रडार और विजुअल चेक जैसे दूसरे साधनों से जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी है। और अंत में जिम्मेदारी, वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इस मामले में हमने देखा कि लापरवाही के परिणाम कितने विनाशकारी साबित हुए। तो इस पूरी चर्चा का सार मतलब निचोड़ यही है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वो मानवीय सतर्कता, अनुशासन और सही प्रक्रियाओं का विकल्प नहीं बन सकती। कोस्टा कॉन्कोर्डिया हमें ये कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि अति आत्मविश्वास और नियमों की अनदेखी कितनी महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, निष्कर्ष एकदम स्पष्ट है। ECDIS जैसे शक्तिशाली उपकरण तभी असरदार होते हैं जब उन्हें लेटेस्ट जानकारी, सही सेटिंग, लगातार ट्रेनिंग, सक्रिय निगरानी और कड़े अनुशासन के साथ इस्तेमाल किया जाए। ये त्रासदी सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं थी, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे संगठनात्मक संस्कृति यहाँ अनुशासनहीनता और प्रक्रियाओं की अनदेखी सबसे अच्छी तकनीक को भी बेकार कर सकती है। असली विफलता मानवीय थी और प्रणालीगत थी। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तकनीक पर आंख बंद करके भरोसा तो नहीं कर रहे? क्या हम उसकी सीमाओं और उसके सही इस्तेमाल से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? ये सवाल सिर्फ समुद्री जहाज़ों के कप्तानों के लिए नहीं, शायद हम सब के लिए सोचने लायक है।